देखिए बच्चों, हम टॉपिक ले रहे हैं आज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। और इसके बारे में बता चुका हूँ आपको कि हमारी बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसमें हमको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और एक हमको मिलेगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। अब देखो, इसमें पेपर का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमको समझ लेना चाहिए इस बात को कि इसमें से हमको छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और बड़े भी मिलेंगे। ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, जिसमें हम अकाउंटिंग को डिस्कशन करते हैं। बट जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से बेटा एक क्वेश्चन हमें थ्योरी बेस पर मिलता है और दूसरा जो क्वेश्चन होता है हमारा वो प्रैक्टिकल के बेस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। इस बात को हमको ध्यान से समझना है। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, आराम से आप इसमें से 8 में से 1 मार्क्स आराम से ला सकते हो। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की। प्यारे बच्चों, वैसे तो आप सभी ने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, जैसे कि सॉल्ट ट्रेड, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनी एटसेट्रा, तो उसमें आपने कंपनी की डेफिनेशन के बारे में सब कुछ डिस्कस अच्छे से किया हुआ है। फिर भी हम एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि हम सारी बातों को बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़े, कोई भी कंसेप्ट हमारा नहीं छूटे। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी का एक्ट कौन सा है। तो प्रेजेंट में हमारा जो कंपनी का एक्ट चल रहा है वो कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है। कंपनी एक्ट 2013 में एक सेक्शन है 220 में कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। क्या डेफिनेशन दी गई है, मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में उसको समझाता हूं। इसमें कहा गया है कि भाई किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन यदि इस कंपनी एक्ट के अंडर हुआ है, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अगर किसी कंपनी का पंजीकरण हुआ है, उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, उसका समामेलन हुआ है, या फिर इससे पहले से इफेक्टिव कोई भी कंपनी एक्ट, जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी अधिनियम 1956 लागू था। तो मान लो किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 1956 के दिन हुआ है या प्रेजेंट में 2013 के दिन हुआ है, तो उस संस्था को क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। बच्चों ये डेफिनेशन हमारे कंपनी एक्ट में लिखी हुई है, जिसको हमको जनरली पता होना जरूरी है। बट इस डेफिनेशन से हमको कंपनी के फीचर्स के बारे में, कंपनी की और इंटरनल बातों के बारे में आसानी से पता नहीं चलता है। इसलिए यहाँ पर हम एक प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर हेनी। प्रोफेसर हेनी ने कंपनी की डेफिनेशन दी है। उस डेफिनेशन को हम ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी रखेंगे। 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा भी जा सकता है ये, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कंपनी की डेफिनेशन पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा हम प्रोफेसर हेनी के अकॉर्डिंग जो दी हुई कंपनी की डेफिनेशन है उसके एग्जाम में लिखें, क्योंकि इस डेफिनेशन में हमको कंपनी की फीचर्स के बारे में भी सारी बातें पता चल जाती है। तो प्रोफेसर हेनी ने कंपनी की जो डेफिनेशन दी वो मैं आपको बताता हूं। प्रोफेसर हेनी ने बोला, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law, having separate legal entity and perpetual successor। बच्चों प्रोफेसर हेनी ने कहा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व, अविच्छिन्न उत्तराधिकार एंड कॉमन सी होती है। Company is an artificial person created by law, having separate legal entity, perpetual succession and a common sin।
यानी कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व, अविच्छिन्न उत्तराधिकार एवं सार्वभौमिकता होती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस डेफिनेशन में जो बातें निकल के आ रही है उनको आपको ढंग से समझना है। सबसे फर्स्ट बोला गया आर्टिफिशियल पर्सन। देखो इस डेफिनेशन से ही हमको कंपनी के फीचर्स के बारे में मालूम चल जाएगा। सबसे पहला फीचर हमारे सामने निकल के आता है आर्टिफिशियल पर्सन यानी कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी कैसा व्यक्ति है? कृत्रिम व्यक्ति। बच्चों हम लोग भी व्यक्ति हैं, बट हम लोग कैसे व्यक्ति हैं? तो हम आते हैं नेचुरल पर्सन्स यानी प्राकृतिक व्यक्ति, क्योंकि हमारा क्रिएशन कहीं ना कहीं प्रकृति से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। बट जिन चीजों का क्रिएशन, जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से न होकर के मनुष्य के द्वारा या मनुष्य के द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा होती है, उसे हम कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। जैसे कि एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, एक अदृश्य व्यक्ति भी है, इनविजिबल पर्सन यानी कि अमूर्त व्यक्ति है, क्योंकि कंपनी दिखाई नहीं देती। कभी आप लोगों ने देखा है या महसूस किया है या सुना है कि देखो फला कंपनी को जा रही है? हाँ, ऐसा सुना है कभी कि आज तो रिलायंस कंपनी सो रही है, ये रिलायंस कंपनी को बड़ी भूख लगी है? नहीं ना, क्योंकि वो एक कृत्रिम व्यक्ति है। भूख, खाना पीना, घूमना, बातचीत करना, कोर्ट में प्रेजेंट होना, ये सब हम लोग कर सकते हैं, एक कंपनी नहीं कर सकती। हाँ, कंपनी की ओर से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक प्रतिनिधि होता है, एक एजेंट होता है जो कि इन सभी कामों को कंपनी की ओर से देखता है, कंपनी के एजेंट के रूप में देखता है। बट कंपनी खुद व्यक्तिगत रूप से वहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकती, इसलिए कहा गया है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरी बात बताई गई है क्रिएटेड बाय लॉ यानी कि कानून द्वारा उत्पत्ति। कानून द्वारा उत्पत्ति मतलब बच्चों कंपनी का जो क्रिएशन है, कंपनी की जो उत्पत्ति हुई है वो कानून के द्वारा हुई है। कंपनी का जन्म और कंपनी का मरण दोनों कानून के हाथ में होता है। ठीक है, यदि किसी कंपनी में आग भी लग जाए तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंपनी उससे भी नष्ट नहीं हो सकती। एक विद्वान ने कहा था कि किसी कंपनी को एक परमाणु बम भी नष्ट नहीं कर सकता। यदि परमाणु बम डाल दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा वो उस कंपनी की प्रॉपर्टी को नष्ट कर सकता है, उसकी बिल्डिंग्स को नष्ट कर सकता है, उसकी मशीनरी को नष्ट कर सकता है, उसकी लेबर को नष्ट कर सकता है, बट कंपनी को नष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि प्यारे बच्चों, कंपनी का जो अस्तित्व है वो कानून की नजरों में होता है। जब तक कानून उसको निष्प्रभावी नहीं कर देता तब तक कंपनी का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी यानी नेक्स्ट हमारा फीचर निकल के आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पृथक अस्तित्व का मतलब क्या है? पृथक वैधानिक अस्तित्व, वैधानिक यानी विधान की नजरों में उसका अस्तित्व होता है, और पृथक यानी अलग। किससे अलग? कंपनी के मेंबर्स से अलग। जैसे कि बच्चों हमने बीओ में बिजनेस स्टडीज में 11th क्लास में पढ़ा है कि सॉलिड ट्रेड प्रोप्राइटरशिप जो होती है, एकाकी व्यापार जो होता है, उस एकाकी व्यापार का अस्तित्व उसके मालिक के साथ में जुड़ा हुआ होता है। यदि बिजनेस का मालिक मर जाए या बिजनेस का मालिक दिवालिया हो जाए तो व्यापार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इसी तरह पार्टनरशिप में भी होता है, पार्टनर्स के अस्तित्व के साथ में पार्टनरशिप का अस्तित्व जुड़ा होता है। ठीक है, बट कंपनी जो होती है, कंपनी का अस्तित्व अपने मेंबर्स से बिल्कुल अलग होता है। एक विद्वान ने कहा था कि कंपनी का जो अस्तित्व है वो नदी के उस पानी की तरह है जो छोटे छोटे जिन बूंदों से मिलकर के बनता है। वो बूंदें हर पल बदलती रहती है, लेकिन नदी का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। इसी तरह बच्चों, कंपनी के जो सदस्य हैं वो कंपनी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, यहाँ तक कि हम कहें अगर पूरे के पूरे सदस्य बदल दिए जाएं तब भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग माना गया है, यानी कि कंपनी की लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए उसके मेंबर्स नॉर्मली अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं रखते हैं।
नेक्स्ट बच्चों अगली बात आती है हमारी परपेचुअल सक्सेशन, यानी अविच्छिन्न उत्तराधिकार। यानी कंपनी का जो उत्तराधिकार है वो लगातार आगे चलता रहता है, उसके मेंबर खत्म हो जाए, आने जाने से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगला फीचर्स हमारा निकल के आता है इसमें जो है कॉमन सील, यानी कि सार्वमुद्रा। आपने देखा होगा बच्चों स्कूल में जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमारी मार्कशीट के ऊपर एक सील लगी होती है, एक मोहर लगी होती है, ठप्पा, तो वो ठप्पा ही है ये सार्वमुद्रा कॉमन सील। एक तरीके से कंपनी के सिग्नेचर के रूप में वर्क करता है, क्योंकि बच्चों कंपनी खुद तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो सिग्नेचर कर नहीं सकती। तो जिस डॉक्यूमेंट पर कंपनी की सार्वमुद्रा लगा दी जाती है, कंपनी की कॉमन सील लगा दी जाती है, तो ये माना जाता है कि उस डॉक्यूमेंट को लेकर के कंपनी ने अपनी परमिशन दे दी है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कॉमन सील अकेली इफेक्टिव नहीं होती है। इस कॉमन सील के साथ साथ जो भी कोई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, यानी कि संचालक मंडल के द्वारा जो भी कोई व्यक्ति अथॉराइज्ड किया हुआ है, अधिकृत किया हुआ है, जब तक वो अपने सिग्नेचर नहीं कर लेता तब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाता। यानी कि दोनों चीजों को होना जरूरी होता है, कंपनी की कॉमन सील भी और अथॉराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर। तो बच्चों ये नॉर्मली फीचर्स जो कि हमारी कंपनी की डेफिनेशन से निकल करके आए थे वो मैंने आपको बताए। इनके अलावा भी हम बात करें तो नॉर्मली जो फीचर्स हैं उनमें हम बात कर सकते हैं कि सीमित दायित्व। बच्चों सामान्यतः कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, यानी कि उन्होंने जो पैसा कंपनी में लगा रखा है वहां तक ही सीमित होता है। ऐसा नहीं कि कंपनी अगर मान लो दिवालिया हो जाए, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उसकी लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, अंशधारी हैं, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा लाना पड़े, ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। अगली फीचर की हम बात करें इसमें तो वो आता है अनिवार्य पंजीकरण या समामेलन। यानी कि बच्चों एक कंपनी का समामेलन, उसका इनकॉर्पोरेशन, उसका पंजीकरण होना कंपलसरी होता है। आपने यदि पढ़ा हो तो पार्टनरशिप जो होती है, साझेदारी जो होती है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, ऐच्छिक होता है। पार्टनर अगर चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं। बट कंपनी जो होती है उसका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कानून द्वारा उत्पन्न है, जिसका अस्तित्व कानूनी है, वैधानिक है। तो जब तक उसका हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तब तक वो विधान की नजरों में नहीं आ सकती। इसलिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने कंपनी की डेफिनेशन और उसके जो नॉर्मल फीचर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनी के टाइप्स की, कि भाई कंपनी कितने टाइप्स की होती है, कितनी कैटेगरी की, कितने प्रकार की हमारी कंपनी होती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंपनी के जो टाइप्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस किस बेसिस पर कंपनी के टाइप्स होते हैं। ध्यान से समझिएगा सारी बातों को अच्छे से, क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमको इतना कुछ नहीं दिया हुआ है। मैं आपको सारी बातें, सारे कंसेप्ट डीपली समझाऊंगा। विश्वास कीजिए, पढ़ने के बाद में आपको और ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। बच्चों सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेंट्स, यानी जनता की भागीदारी के आधार पर कंपनी के प्रकार। वह जनता कंपनी में भाग लेती है या नहीं लेती है, या किस तरीके से लेती है, तो इसके बेस पर हम कंपनी के टाइप्स पढ़ेंगे। तो बच्चों इसके बेस पर हमारी कंपनी जो होती है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। फर्स्ट हमारी आती है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी, जिसमें
एक ही व्यक्ति ऑनर होता है और वही उसका मैनेजमेंट करता है। नॉर्मली ये कंपनी हमारी सॉल ट्रेड प्रोप्राइटरशिप की तरह ही होती है, बट इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। दूसरी हमारी इसमें आती है प्राइवेट कंपनी, यानी कि निजी कंपनी, निजी कंपनी। और तीसरी होती है हमारी पब्लिक कंपनी, यानी कि सार्वजनिक कंपनी। बच्चों सबको हम आराम समझते हैं। 1% कंपनी, एक ही व्यक्ति होता है, वही पैसे लगाता है, वही सारा मैनेजमेंट देखता है। सेकंड हमारी आती है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। अब ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी के होने के लिए कुछ बातों का होना जरूरी होता है, यानी इसके कुछ फीचर्स होते हैं। कौन कौन से फीचर्स होते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट, पहली बात, इसकी जो न्यूनतम पूंजी है, न्यूनतम पूंजी यानी मिनिमम पेड अप कैपिटल, वो हमारी 1 लाख, 1 लाख रुपए होनी जरूरी है। अगर किसी कंपनी की न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए से कम है तो वो प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो किसी भी कंपनी के प्राइवेट कंपनी होने के लिए उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए होना कंपल्सरी होता है। दूसरी हम इसमें बात करें तो इसमें न्यूनतम सदस्य 2 होना जरूरी है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए वो कम से कम 2 सदस्यों की जरूरत होती है। बट अगर हम मैक्सिमम की बात करें कि एक प्राइवेट कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो प्यारे बच्चों इसमें अधिकतम सदस्य 200 तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 200 तक। दूसरी बात हम इसमें बात करें नेक्स्ट, ये जो प्राइवेट कंपनी होती है इसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना होता है। क्या वर्ड यूज करना होता है? प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि बच्चों आपने कई सारी कंपनियों के नेम के आगे देखा भी होगा, उनके आगे लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड, जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, गैलोड ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से कोई भी कंपनी जिसके नाम के आगे PVT .ltd यानी कि प्राइवेट लिमिटेड का ये शॉर्ट फॉर्म है, ये लिखा हुआ है, तो उसको हम निजी कंपनी की कैटेगरी में शामिल करते हैं। बच्चों इनके अलावा प्राइवेट कंपनी जो होती है उसकी कुछ बातें और होती है, जैसे कि अंशों के निर्गमन पर रोक, यानी कि एक निजी कंपनी जो होती है वो पब्लिक में जनता को अपने अंशों का निर्गमन नहीं करती। एक प्राइवेट कंपनी जनता को अपने अंशों का निर्गमन नहीं करती। प्राइवेट कंपनी केवल अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को ही अपना सदस्य बनाती है और उन्हें ही अंशों का निर्गमन करती है, यानी उन्हीं से पैसा जुटाती है। अगला फीचर इसमें हमारा निकल करके आता है स्वतंत्र अंशों के स्वतंत्र हस्तांतरण पर रोक, यानी एक प्राइवेट कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनी का सदस्य है वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकता। इसके लिए उसे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से परमिशन लेनी होती है। अगली बात करें हम इसमें तो इसका अगला फीचर निकल करके आता है कि सार्वजनिक जमाओं पर रोक, यानी कि एक निजी कंपनी जो होती है वो पब्लिक डिपॉजिट्स सार्वजनिक जमाओं पर रोक लगाती है, यानी कि जनता का कोई भी व्यक्ति आसानी से इनमें डिपॉजिट नहीं कर सकता, ये उनसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये नॉर्मली प्राइवेट कंपनी के फीचर्स हमारे निकल कर आते हैं। बच्चों इनको आपको ध्यान से याद भी रखना है, क्योंकि हमारे जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं उन 1 मार्क्स से क्वेश्चंस में कई बार ये आपसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंसेस पूछ लेता है। तो अगर ये फीचर्स हमको आसानी से याद हैं तो डिफरेंस हम आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो पब्लिक कंपनी की बात हम करें तो सबसे पहली बात तो इसमें निकल करके आती है कि पब्लिक कंपनी जो एक
निजी कंपनी नहीं है, जो एक निजी कंपनी नहीं है। ये सबसे पहला फीचर जो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। एक पब्लिक कंपनी हम उसे कहेंगे जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरी बात, जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपए हो, यानी एक पब्लिक कंपनी का निर्माण करने के लिए उसकी पेड अप कैपिटल कम से कम 5 लाख रुपए होना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट बात हमारी निकल कर आती है, न्यूनतम सदस्य 7 होते हैं, कम से कम 7 व्यक्तियों को आना जरूरी होता है। लेकिन ध्यान रखना, अधिकतम सदस्य यानी मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। बट ध्यान रखना इसको, ये अधिकतम सदस्य कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक पब्लिक कंपनी जितने शेयर इशू करती है, उन इशू की जो संख्या है, उनका जो नंबर है, उससे अधिक नंबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट बात हमारी निकल कर क्या आती है कि ये जो कंपनी है अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड यूज करती है। कौन सा वर्ड यूज करती है? लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है, जबकि पब्लिक कंपनी ओनली लिमिटेड वर्ड यूज करती है। दूसरा, अंशों का जनता को निर्गमन, यानी कि एक पब्लिक कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी जनता में अपने अंशों का निर्गमन भी करती है। अगला, अंशों का स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण, यानी एक कंपनी के जो अंशधारक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो अपने अंशों का हस्तांतरण किसी व्यक्ति को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए पब्लिक कंपनी कोई रोक नहीं लगाती। अगला हम बात कर सकते हैं सार्वजनिक जमाओं की स्वीकृति, यानी एक पब्लिक कंपनी जो होती है वो सार्वजनिक जमाओं को भी स्वीकार करती है, उन्हें भी एक्सेप्ट करती है। बच्चों, ये नॉर्मल बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। इनके अलावा मैं आपको एक विशेष बात और बताता हूँ, इसका ध्यान रखना। आगे आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो, चाहे आप सीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम दो, सीएस, सीएमए, या फिर आगे ग्रेजुएशन के बाद में आपको जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम है। अभी कुछ ही समय पहले स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, जो नॉर्मली हमको इन टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता है। तो उन बातों को ध्यान समझना और डिफरेंस भी समझना। देखिए, यहाँ हमने बात की न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 2, और यहाँ न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 7। अधिकतम यहाँ कोई लिमिट नहीं है, यहाँ 200 है। लेकिन अब हम बात करते हैं न्यूनतम संचालक, यानी कि मिनिमम डायरेक्टर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेंबर अलग चीज है और डायरेक्टर अलग चीज है। सदस्य की संख्या पूछे तो ये हमारे सामने लिखी हुई है, पब्लिक कंपनी में 7 और प्राइवेट कंपनी में 2। बट अगर आपसे वो डायरेक्टर की संख्या के बारे में बात करें तो इसको बहुत ध्यान से केयरफुली समझना। एक प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम डायरेक्टर होते हैं वो कितने होते हैं? वो 2 ही होते हैं, यानी जितने सदस्य हैं उतने ही डायरेक्टर होते हैं। बट एक पब्लिक कंपनी जो होती है, उस पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम डायरेक्टर्स की संख्या है वो कितनी फिक्स की गई है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, वो डायरेक्टर्स की मिनिमम संख्या 7 नहीं बल्कि 3 फिक्स की हुई है, 3। दूसरी बात, मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम बच्चों, इसमें मिनिमम जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स हमारे हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? तो वो हम 7 तक फिक्स रख सकते हैं, जबकि इसमें मैक्सिमम डायरेक्टर्स की जो लिमिट है वो हमारी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो इन बातों को आपको केयरफुली ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात, तो बच्चों ये हमारा पहला डिफरेंस हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेंट, जो हमारे 3 तरह की होती है। ठीक है, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस
ऑफ लायबिलिटी, यानी दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, दायित्व के आधार पर जो कंपनी है हमारी उसको बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और दूसरी हमारी अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट लिमिटेड बाय शेयर्स और सेकंड लिमिटेड बाय गारंटी, यानी अंशों द्वारा सीमित और दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिमिटेड बाय शेयर्स यानी अंशों द्वारा सीमित। इसमें क्या होता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी लायबिलिटी कंपनी के अगेंस्ट उनके द्वारा जो धारित अंश है, यानी कि जितने शेयर्स को उन्होंने होल्ड किया हुआ है, खरीदा हुआ है, उन पर जितना अमाउंट पेंडिंग है, जितना बकाया है, वहां तक की उनकी लायबिलिटी होती है। सेकंड है हमारा लिमिटेड बाय गारंटी। इस लिमिटेड बाय गारंटी की जो कैटेगरी है, इसमें हम उन कंपनी को इन्वॉल्व करते हैं जिन कंपनी के मेंबर्स ने कंपनी को एक निश्चित कंडीशन में, लॉस की कंडीशन में या इंसॉल्वेंसी के केस में एक लिमिटेड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट तक पेमेंट करने की गारंटी दी होती है कि यदि कंपनी को नुकसान होता है तो हम लगभग इतना अमाउंट, हर मेंबर अपने अपने अकॉर्डिंग फिक्स करता है, वो देने की गारंटी देते हैं। ठीक है। और एक होती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी, यानी अनलिमिटेड कंपनी यानी जिस कंपनी के मेंबर्स जो होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। जिस तरह पार्टनरशिप में या सॉल ट्रेड प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस के लॉस को पूरा करने के लिए जो ओनर होता है, जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब बिजनेस की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए यदि उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ती है तो वो करते हैं। इसी तरह ये कंपनी होती है, इसमें भी अगर कंपनी की लायबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो उसके मेंबर्स अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर भी कंपनी की लायबिलिटी को पूरा करते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, हमारे इंडिया में नॉर्मली अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी प्रचलन में नहीं। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है ऑन द बेसिस, थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार। तो बच्चों स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार की कंपनी हमारी, एक होती है गवर्नमेंट कंपनी जिसको हम बोलेंगे सरकारी कंपनी, और दूसरी होगी हमारी नॉन गवर्नमेंट कंपनी यानी कि गैर सरकारी कंपनी। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट कंपनी में किसे कहेंगे, वह कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल यानी कम से कम 51% पेड अप कैपिटल स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों गवर्नमेंट के पास हो तो उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। वह कंपनी जिसकी कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या दोनों के हाथों में हो उसे हम कहेंगे सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। और गैर सरकारी कंपनी क्या है, तो बच्चों इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, जो कंपनी सरकारी नहीं है वही गैर सरकारी कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नियंत्रण और प्रबंध के आधार पर। तो बच्चों यहां हम बात करेंगे तो कंपनी इसमें 2 कैटेगरी की है हमारी, एक तो है होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी यानी सूत्रधारी कंपनी, और दूसरी है हमारी सब्सिडरी कंपनी यानी सहायक कंपनी।
होल्डिंग कंपनी हम उस कंपनी को कहते हैं, जैसे मान लीजिए दो कंपनी है ए और दूसरी है बी। अब यदि ए कंपनी के हाथों में बी कंपनी को मैनेज करने का सब कुछ इसके पास है, कंपनी बी कंपनी में जो भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाता है वो ए कंपनी की मदद से और ए कंपनी के निर्णय के बेस पर ही लिया जाता है, यानी कि बी कंपनी को कंप्लीटली कंट्रोल किए हुए है, होल्ड किए हुए है, मैनेज किए हुए है ए कंपनी। तो होल्ड किसने किया? ए ने। इसलिए हम ए को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। यानी जिस कंपनी के कंट्रोल में कोई दूसरी कंपनी काम कर रही होती है तो वो पहली वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी यानी सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। दूसरी हमारी होती है सब्सिडरी कंपनी यानी कि सहायक कंपनी। अब यहाँ पर ए ने बी को होल्ड किया हुआ था तो बी के सारे डिसीजंस ए कंपनी ले रही थी, बट बी कंपनी केवल एक ही सपोर्टिव है, बी कंपनी केवल एक को सहायता कर रही है, इसलिए इसको बोलेंगे सहायक कंपनी यानी कि सब्सिडरी कंपनी। ठीक है बच्चों। और लास्ट हमारा जो बेसिस है इसमें वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता के आधार पर। तो बच्चों राष्ट्रीयता के आधार पर दो कंपनी हमारी, एक होती है हमारी लोकल कंपनी और दूसरी हमारी फॉरेन कंपनी, यानी देशी कंपनी और विदेशी कंपनी। जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हमारे इंडिया में हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर हुआ हो वो लोकल कंपनी यानी इंडियन कंपनी, देशी कंपनी। और जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन चाहे वो काम इंडिया में कर रही हो या इंडिया के बाहर कर रही हो, बट उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में प्रभावी कंपनी एक्ट के अंडर हुआ है तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी। तो बच्चों आज की क्लास में हमने कंपनी अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया और फिर हमने एक नया टॉपिक शुरू किया कंपनी की डेफिनेशंस, कंपनी के फीचर्स और कंपनी के टाइप्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम कंपनी के जो शेयर्स होते हैं या कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है और किस तरह से कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, कैसे उनका पैसा कलेक्ट करती है और किस तरह से उनकी अकाउंटिंग की जाती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा बच्चों और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।